नमस्कार मित्रों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं राहुल धामी जी, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। तो हमारे रांची पंचायत चुनाव में ये प्रधानी के प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आज ग्राम सभा रांची के बारे में ये क्या सोचते हैं, इनका क्या विजन है। क्योंकि पंचायती चुनाव में हर युवा, हर पुराने राजनीतिक खिलाड़ी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं युवा प्लस युवा और राजनीति के पुराने खिलाड़ी प्लस पुराने खिलाड़ी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। तो गाँव में कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल सा आ चुका है। तो गांव में कई कुरीतियां हैं, कई विकास की बाधाएं हैं जो देखी जा रही हैं। तो राहुल धामी जी, आप हमारे YouTube चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए कि हमारी सम्मानित जनता जो पंचायती चुनाव के बारे में क्या सोचती है, आपका क्या विजन है। सबसे पहले तो मोहन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मेरे को प्लेटफॉर्म दिया अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और मैं सबसे पहले रांची ग्राम सभा की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं राहुल सिंह धामी इस बार ग्राम पंचायत रांची से ग्राम प्रधान की दावेदारी कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ग्राम सभा रांची बहुत बड़ी ग्राम सभा रांची है, बहुत बड़ी। उनमें चाहे हमारी जनसंख्या हो, चाहे वहाँ की सारी चीज़ें हो, बहुत बड़ी हमारी ग्राम सभा है। लेकिन आज भी हमारी ग्राम सभा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो और मूलभूत सुविधाओं के लिए हो, आज हमारी ग्राम सभा सबसे पीछे है। उसका मुख्य कारण है कि हम सब लोग जागरूक नहीं हैं, हम सब लोग अपनी आवाज़ उठाना भूल चुके हैं। उसका सबसे मुख्य कारण ये है। इस बार मैं ग्राम पंचायत रांची से ग्राम प्रधान की दावेदारी कर रहा हूँ। और मुझे जब मैं फील्ड में घूमा, गांव घूमा, घर घर घूमा, तो मुझे युवा शक्ति का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का बहुत भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार मेरे पे भरोसा करके देखिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं उस भरोसे पर अवश्य खड़ा रहूँगा। और आज बड़ी खुशी की भी बात है कि आज हमारा चुनाव चिन्ह भी आ गया है। मेरा चुनाव चिन्ह किताब भी है। और हमारी मुख्य समस्या हमारे गांव की शिक्षा है, जिसमें आप टीचर देखेंगे। मैं बीच में स्कूल का दौरा भी किया था राजकीय इंटर। राहुल जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि हमारे आपका किताब है तो कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत योगदान करता है। क्योंकि समाज राष्ट्र का विकास शिक्षा की से होता है। तो आप पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप छात्रों के एक नेतृत्व नेता बने हुए थे। तो अब आप ग्रामीण क्षेत्र में आप राजनीति के लिए जो प्रधान के रूप में सेवा के भाव से हैं, आप आए हैं। तो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज में 400 बच्चे हैं कहीं ना कहीं अध्ययन करने के लिए। तो उसमें 60 टीचर हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरी क्लासें पूरी नहीं ले पाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर गहरा अंधकार सा छा चुका है। तो उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था कि मैं बीच में राजकीय इंटर कॉलेज रांची का मैंने दौरा भी किया था। आप कह रहे कि साथ मैंने वहाँ जाके जब मुझे पता चला कि वहाँ सिर्फ 5 टीचर हैं और 400 से अधिक ज़्यादा बच्चे हैं। हम एक चीज़ हम सोचते हैं कि हम लोग कहते हैं कि मैं बनूंगा तो मैं करूँगा। भैया, हम बनेंगे तो करेंगे वाली बात नहीं है। हम इस ग्राम सभा के एक सामान्य नागरिक हैं। उसके बावजूद भी मेरा एक फ़र्ज था। तो मैंने 2 बार खुद उच्च शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है, वार्ता की, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है कि शिक्षकों की कमी के लिए। मैं पता कर रहा था, सिर्फ 5 टीचर है हमारा। और मुख्य उद्देश्य है और हमारी सिर्फ लड़ाई रहेगी, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा पर। क्योंकि एक शिक्षित समाज अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा। उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे, रोजगार बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। मेन क्या है, जड़ जो है हमारे, एक विशाल पेड़ होता है वो डिपेंड करता है उसके जड़ पे। अगर उसकी जड़ मजबूत होगी तो वो पेड़ बहुत विशाल होगा। तो हमारी जड़ है हमारी शिक्षा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य और मुख्य लड़ाई हमारी शिक्षा के लिए। टीचरों की पूरी मांग आप बिल्कुल पहले भी की और आगे भी। चाहे हम कह रहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, कहीं लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए हमेशा प्रथम पंक्ति में आपके साथ खड़े रहेंगे, गांव वालों के साथ और हर किसी के साथ। तो आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। तो मैं आपसे एक प्रश्न और चाहता हूं कि आप उसमें भी स्पष्टीकरण दें। क्योंकि हमारे गांव में ना जो बंद पड़ी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, तो मैं पहले प्राथमिकता दूँ सड़क। जो हमारी सड़क चल रही है ऊपर वाली, जो टीवी टावर से पूरे 22 किलोमीटर जो सेलमा तक जानी है, कहीं ना कहीं हमारे इस रोड का काम चल रहा था, धीमी गति से चल रहा था। तो बीच में बंद भी हो गया था। कहीं ना कहीं उप जिला अधिकारी महोदय आए थे, उनने कहा था कि 15 अगस्त तक हमारी जो रोड है पूरा गाँव तक पहुंच जाएगी। क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि ग्रामीणों ने सोचा था कि रोड बन जाएगी तो रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे रास्ता भी था। कहीं ना कहीं 300-400 लोग रोज़ ट्रैवल करते थे उस रास्ते से। तो उन्होंने सोचा रास्ता बन जाए, रोड बन जाएगी, रास्ते की क्या ज़रूरत। ना रोटी बनी ना रास्ता ही बना। ग्रामीणों में असंतोष का भाव जगा हुआ है।
तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि 15 अगस्त तक आगे बन जाएगी रोड, लेकिन ऐसे लगता तो नहीं है, क्योंकि उनने सन नहीं बताया इस विषय में। मुझे लगता है कि 2026 या 27 की बात कर रहे होंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेन चीज़ होती है कि हमने अपनी बात रखी जी। हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। जी। अगर उप जिलाधिकारी महोदय ने समय मांगा था तो 15 अगस्त तक कहा था, तो उससे पहले हमने इसके पास जाना चाहिए था। जी। अगर हमारे पास क्या होता है, चीज़ें तो होती है कि हाँ किसी ने कह दिया हमने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने दोबारा तिबारा उसमें मेहनत करनी चाहिए थी, ग्रामीणों ने भी जाना चाहिए था, सबने जाना चाहिए था। वही कहते हैं ना, लीडरशिप की एक कमी होगी है कि आगे से लीड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए, हमारा गाँव है, थोड़ा सा गांव है, तो वहाँ के लोग, हम लोग थोड़े से बैकवर्ड ही हैं, मीडियम फैमिली से आते हैं, तो सब लोग अपने काम पे जाते हैं। डेली जाना, डेली कार्य छोड़ के हर किसी का आना भी संभव नहीं हो पाता है। मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ और सभी ग्राम सभा वासियों को भी बताना चाहता हूँ कि हमारा ग्राम सभा, हमारी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसमें 13 वार्ड मेंबर, 3 क्षेत्र पंचायत, 1 ग्राम प्रधान, और अगर जीत जाता है तो 1 जिला पंचायत, यानी कि 13, 3, 16, 17, 18 जनप्रतिनिधियों का हमारा ग्राम सभा है। अगर आप सोचिए कि 18 जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझें, तो 18 लोग आकर अगर तहसील मुख्यालय हो या ब्लॉक हो या कहीं भी अपनी बात रखे, तो आम जनता को आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज आम जनता को आने की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे ये 18 जो प्रतिनिधि हैं, उनमें कहीं ना कहीं काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। अगर मैं बनता हूँ या भविष्य में जो परिणाम होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूँ कि 18 अगर जनप्रतिनिधि अपना काम करें, अपनी लड़ाई लड़ें, तो आप सोचिए ना, 18 जनप्रतिनिधियों के पीछे कितने सारे लोग आ सकते हैं। जी, मेन यही है। तो एक पूर्व में नेताओं ने तो ऐसी कोशिश कभी की ही नहीं, ना आगे करेंगे, ऐसी तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि विश्वास टूटा है तो कहीं ना कहीं वो विश्वास बनने में समय लग सकता है तो ग्रामीणों का। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में ना एक बहुत भ्रांतियां हैं कि विकास, जो बड़े बड़े वर्ग, उच्च वर्ग जिसकी सांठगांठ है, वही उनको विकास की योजना को अच्छे से ले सकता है। क्योंकि जो हमारे मूल ग्रामीण वासी हैं, जो वंचित हैं, जो गौशाला की तरफ से देखे हैं, मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार मिलता है, गौशाला, सुरक्षा दीवाल, ये इत्यादि छोटी छोटी योजनाएं हैं, उनको भी ग्रामीण लेने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है DEE को, तो कहीं ना कहीं ऐसे देखा जाता है, घूसखोरी चलती है। इस छोटी छोटी ग्राम सभा में अब जब ये छोटे छोटे बिंदुओं पर जब मांग करते हैं जनता, तो उनको नहीं मिल पाता है, तो वो असंतोष की भावना उन पर जागृत होती है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी दुर्दशा है और हमारे लिए काफ़ी दुख का है और काफ़ी बुरा भी है, क्योंकि आज एक ओर हम कह रहे हैं कि भारत विकास हो रहा है और दूसरी ओर हम सड़क, खड़ंचे, रोड, गौशाला, इन सब के पीछे पड़े। और यह सिर्फ हमारी गलती भी नहीं है, ये हमारी मजबूरी हो चुकी है। आज हम आदर्श गांव की ओर बढ़ सकते हैं। हम वहाँ अच्छे हॉस्पिटल, वहाँ रोजगार के क्षेत्र, कि कैसे स्वरोजगार को अपनाया जाए, कैसे हमारी शिक्षा अच्छी हो, कैसे हाईटेक शिक्षा हो, इन चीज़ों के पीछे तो हम पढ़े ही नहीं है। आज हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम करना पड़ रहा है और ये हमारी गलती भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारी मैं कहूँ तो हमारे जानकारी का अभाव या अन्य चीज़ें हो सकती है। लेकिन अब आप सब देख रहे हैं कि आज युवा आगे आया है, युवा शिक्षित है, युवा है, सब चीज़ पढ़ा लिखा है, जानकारी जानता है। मैं खुद अल्मोड़ा छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। मैंने छात्र संघ रहते अल्मोड़ा में बहुत सारे कोशिशें करे, हम जेल गए हैं, हड़तालें की हैं, सारी चीज़ें, बिल्कुल हम जेल गए हैं, सारी चीज़ें की है। तो अगर हम वहाँ विश्वविद्यालय या कैंपस के लिए ये सब चीज़ कर सकते हैं, तो हम जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जहाँ की मिट्टी, पानी, हवा में हम खेल कूद कर बड़े हुए, तो उसके लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ये आपको वक्त आने पे जरूर पता चलेगा। तो हमारे गांव में ना प्राथमिक उपचार केंद्र में जो सुव्यवस्थित उपचार होना चाहिए था, वो कहीं देखा नहीं जा रहा है। आयुर्वेदिक भवन तो बने हैं, हमारे सरकारी भवन तो बने हैं, जो योजनाएं, जो बेनिफिट देने के लिए जनता को, कहीं ना कहीं वो खाली से है। और उपचार केंद्र में स्टाफ की बहुत कमी है। जो प्राथमिक उपचार मिल जाता है इमरजेंसी में, तो कहीं ना कहीं राहत मिलती है जो पेशेंट होता है। तो उसको कैसे देखते हैं? परमानेंट स्टाफ की कैसी मांग करेंगे आप? देखिए, मेन चीज़ है कि अगर वो सब चीज़ें खाली पड़ी है तो उसकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई है। अगर आवाज़ हम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी मांग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य होगी। मैंने पहले भी कहा था कि हम हमारी ग्राम सभा के विकसित कार्यों के लिए या उस ग्राम सभा में मूलभूत समस्याओं के लिए, उस ग्राम सभा को आगे बढ़ाने की दिशा में अगर हमें जेल जाना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो उसमें हम प्रथम पंक्ति में हम हमेशा खड़े रहेंगे और आगे भी खड़े रहेंगे। तो हमारे गांव में ना कहीं भ्रांतियां हैं कि कल्ला गांव मल्ला गांव, जो भेदभाव बना हुआ है, कि ऐसा सोचा जाता है कि ग्रामीण कहीं ना कहीं भ्रम में है कि
तल्ला गांव वाला बनेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष बात करेगा और मल्ला गांव के जो बंदे हैं कहीं ना कहीं वो विकास की धारा से कट जाएंगे। ये इनकी भ्रांतियां हैं और साथ में सोचते हैं कि ये उनका बाहुबल चलेगा। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज हमारी ग्राम सभा पीछे है, उसका बहुत बड़ा कारण भी क्षेत्रवाद है। जी जी। हम सोचते हैं कि ये इस जगह का है, ये इस जगह का है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है। इस बार मैं आप सभी लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप इस बार वोट करिए क्षेत्रवाद से हटकर, जातिवाद से हटकर, परिवारवाद से हटकर एक अच्छे युवा को चुनिए, एक जो आपकी बात रख सके, जो आपके लिए काम कर सके और ग्राम सभा को आगे बढ़ाने में आप सभी लोगों की सहायता से वो हर क्षेत्र में हर जगह अपनी बात अच्छे से रख सके। तो आप एक युवा हैं, आपके प्रतिद्वंदी भी युवा ही हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं वो भी एक युवा हैं, आपकी तरह बातें कर रहे हैं, तो ये लुभानी बातें हैं या एक्चुअल में धरातल में उतरेंगी ये बातें? देखिए, चुनाव का टाइम है, चुनावी माहौल है, यहाँ बहुत सारे लोग बहुत चुनावी बातें भी करेंगे। मैं पहले भी कहा है कि हमने कैंपस में छात्र जीवन में बहुत सारी चीज़ें की, हम किसी चीज़ के लिए कभी डरे नहीं, क्योंकि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए छात्र जीवन हमने देखा है, हमने समस्याएं देखी है, तब हम पीछे नहीं हटे। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारी जन्मभूमि है, जहाँ हम पले बड़े हैं, जहाँ की हमने मिट्टी में अनाज उसको लेके हम आज इतने बड़े हुए हैं, इसका सक्षम है कि आज हम वहाँ की दावेदारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पीछे हटेंगे ऐसा तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। हार जीत अलग मसला है, अगर हम हारे या जीते कुछ भी हो, लेकिन हम अपने ग्राम सभा की मूलभूत सुविधाओं के लिए अवश्य लड़ाई लड़ेंगे आने वाले समय में। आपके क्षेत्र में ना कहीं ऐसे बहुत से बाहुबल या कहें या बड़े उच्च वर्ग के लोग खड़े हुए हैं जो धन बल में भी या अन्य पावर में भी वो आपसे कद में बहुत बड़े हैं, तो उनको कैसे देखेंगे? क्योंकि आपका राजनीतिक जो आपकी मान्य जो जनता का वोट, आपका वोट डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक बाहुबली, धनी बाहुबली लोग, अगर जनता मेन क्या है, जनता अगर जनता चाहेगी तो हर एक चीज़ संभव हो सकती है। अगर जनता को विकास नहीं चाहिए, ग्राम सभा की में मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए हमारी ग्राम सभा, और अगर जनता पीछे धकेलना चाहती है तो निश्चित तौर पर यह बाहुबल काम करेगा, धनबल काम करेगा, सब चीज़ काम करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 2025 है और आज की हमारी जनता, हमारी ग्राम सभा के लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि आज वो किस चीज़ में है। तो मुझे नहीं लगता कि धनबल या बाहुबल इसका कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। जनता को पता है कि उनको अपना नेता कौन चुनना है, उनको जनता ने मन बना लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास को चुनेंगे, और असली जो आप कहें बाहुबली है या जो भी है तो वो जनता है, क्योंकि जनता किसी का भी तख्ता पलट सकती है। हम तो फिर बहुत छोटे से एक तो आपने सही कहा, इन चीज़ों का अच्छे से जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में बहुत सी धारणाएं हैं कि जो हमारा जातिवाद, क्षेत्रवाद को जो आप जो पूर्व से चली आ रही है प्रथा को कैसे दूर करेंगे? कहीं ना कहीं एक सक्सा जगा हुआ है ग्रामीणों में, तो उसको युवा हैं, लेकिन आपके प्रतिनिधि भी युवा ही हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं, तो उनसे आप बेहतर कैसे? देखिए, मैं कहता हूँ, मैं अगर खुद को युवा कहता हूँ और मैं उसके बाद क्षेत्रवाद या जातिवाद करता हूँ तो मैं युवा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं शिक्षित हूँ। अगर मैं खुद को युवा कहता हूँ, मैं खुद को शिक्षित कहता हूँ, तो मेरे लिए पूरी ग्राम सभा एक है। मैं एक ग्राम सभा है और वो ग्राम सभा मेरा घर है। मैं अपने घर को एक निश्चित आगे ले जाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। देखिए, अगर बन जाता हूं तो अलग चीज़ें रहती है कि मैं क्या करूंगा, मेरी कार्यनीति क्या रहेगी, वो अलग चीज़ है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि बनना ना बनना अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप मान लें कि हम अगर बनते हैं तो मैं पूरी ग्राम सभा को एक साथ लेके चलेंगे, जिसमें हम सारी जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को हम सभी लोगों की आपसी सहमति से जनता के सामने रखेंगे। उन योजनाओं में कितना पैसा है, उन योजनाओं का कार्य कहाँ किया गया, देखो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए, अगर क्षेत्रवाद और जातिवाद अगर हम देखेंगे तो हम और 15 साल पीछे अवश्य जाएंगे। तो आपने जातिवाद, क्षेत्रवाद को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस विकास में भी कई शर्तें हैं। विकास उन्हीं का हो पाता है जिनकी साठगांठ हो पाती है शासन प्रशासन से, तो इससे बहुत चुनौतियां हैं इस विकास की बाधाओं को दूर करने की, तो कैसे देखते हैं? देखिए, साठगांठ तक का जो सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये धारणा बहुत पहले से एक परंपरा चली आ रही है कि बाहुबली लोग, धनी लोग, उनकी साठगांठ अगर होगी तो विकास होगा। देखिए, ऐसा अगर मानना हमारे अंदर एक धारणा है और ये गलतफहमी भी है। देखिए, अगर हम विकास करना चाहें या बड़े बड़े जो भी चीज़ें, अगर जनता जागरूक होगी, जनता साथ देगी। पहले भी कहा था कि अगर हमारी ग्राम सभा में 18 जनप्रतिनिधियों का हमारा ग्राम सभा है, अगर 18 लोग जाएंगे, उनके पीछे अगर ग्राम सभा आती है जहां हमारी ग्राम सभा 8 से 10 हज़ार
जनसंख्या वाली ग्राम सभा है, उसमें कुछ बहुत लोग भी आते हैं। तो हम इतने सक्षम अवश्य हैं कि हम हर ऑफिस, हर मुख्यालय, चाहे जिला स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो, तो हम हर मुख्यालय तक अपनी समस्या बखूबी और बेहतर ढंग से रखने में हम सक्षम हैं और हम अवश्य रखेंगे उसको। तो कहीं ना कहीं समाज में धारणा है कि आप एक पैराशूट की तरह लैंड किए जी। और अचानक नेतागिरी में उतर गए। कहीं ना कहीं कॉलेज की राजनीति बहुत ही अलग होती है, गांव की राजनीति बहुत अलग है। बिल्कुल। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों का कहना है पैराशूट कैंडिडेट या अदर चीज़ जो भी होती है, देखिए सभी लोग जो भी आए हैं, जो भी और नेता हैं, सभी लोग घरों में रहे। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमारी ग्राम सभा के लिए क्या किया। आप सिर्फ घर में ही तो बैठे हैं ना, आपने हमारी ग्राम सभा के लिए क्या कदम उठाया। मैं खुद अपनी बात बताऊँ तो मैं पैराशूट ज़रूर हूँ, अगर मानते हैं लोग तो। लेकिन मैंने अपनी ग्राम सभा के लिए जहाँ जो मंच मुझे मिला, जो स्थान मुझे मिला, मैंने वहाँ ज़रूर अपनी बातें रखी है ग्राम सभा में। मैं खुद उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से देहरादून जाकर उनके आवास में जाकर हमारी ग्राम सभा रांची की शिक्षकों की कमी के लिए मैं उनसे मिला था। उसके बाद अल्मोड़ा में मैंने केंद्रीय सड़क मंत्री अजय टमटा जी से मिला था। जो आप कह रहे हैं कि ये जो टीवी टावर वाली रोड है जी, वो बीच में उसमें शायद डामरीकरण वाला काम था, उसके लिए मैं मिला था, उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद मैं खेल मंत्री और युवा कौशल मंत्री हमारी रेखा आर्या जी, मैं उनसे मिला था हमारे एक मिनी स्टेडियम के लिए, हमारे युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए मैं उनसे मिला था, उनसे बात रखी थी। फिर अल्मोड़ा में फिर डॉक्टर धन सिंह रावत आए तो फिर उनसे शिक्षकों के लिए बात की थी। और मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि अभी LT का मामला जो है वो कोर्ट पे अटका हुआ है किन्हीं कारणों से। अगर उसका डिसीजन आ जाता है तो हमारी ग्राम सभा में हम उच्च शिक्षा मंत्री जी ने मेरे को वादा किया और मेरे सामने यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को कॉल पे बात की और उनसे स्पष्ट निर्णय दिए कि ग्राम सभा रांची में शिक्षकों की पूर्ति की जाए। तो 4 से 5 शिक्षक आने वाले जो LT की अगर ये कोर्ट का मामला चल रहा है तो उसको ख़त्म करने वाली। ठीक है, पैराशूट कैंडिडेट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम कहीं भी रहें, अगर हम ग्राम सभा की उन्नति के लिए, विकास के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ग्रामवासियों को ही होगा। तो कहीं ना कहीं समाज में बातें चल रही हैं कि आप एक देवनीतिकरण का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपके पिताजी धामी जी हैं जो मुख्य पुजारी हैं ईश्वर देवता के, कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा तो लोगों का क्यों कहना है मुझे पता नहीं, क्योंकि आप अपने पिताजी का जो राजनीतिक देवनीतिक पद है, जो सम्मानित पद है, उसको कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरफ से मतलब उसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं, ऐसा सोचना है। तो उसको कैसे देखते हैं? अगर मैं पहले ही आपसे कहा था कि मैं युवा हूँ और मैं क्षेत्रवाद करता हूँ, मैं राजनीतिवाद करता हूँ, मैं परिवारवाद करता हूँ, तो मैं खुद को युवा नहीं समझता। देखिए, और मेरे पिताजी ये बड़ा हुनरनाथ हुस्कर देव का आशीर्वाद है कि वो ग्राम सभा रांची में हमारे हुस्कर देव मंदिर के हमारे मुख्य पुजारी हैं। उनको देखते हुए ग्राम सभा के लोग, कुछ लोग अगर हमें मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़रूर हमारे लिए एक आशीर्वाद है। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं पुजारी का लड़का हूँ मुझे वोट दो, मैं इनका लड़का हूँ हम ये हैं ये वोट दो, ये हमारे मुंह से बिल्कुल नहीं आएगी। हम विकास के लिए वोट मांगेंगे, हम रांची ग्राम सभा को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांगेंगे, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को सही करने के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन हमारे मुंह से ऐसा कभी नहीं निकलेगा कि मैं इसका लड़का हूँ, मेरे पापा पुजारी हैं इसलिए वोट दो। देखिए, ये जिसका भी मानना है, जिसका भी कहना है, बिल्कुल गलत है। तो राहुल धामी जी, आप ये बताएं कि आप राजनीति में ही क्यों आना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप खुद का विकास करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं राजनीति में, क्योंकि समाज के जो हमारे नेता हैं, अन्य नेता, पूर्व के नेता, इनने कहीं ना कहीं खुद का विकास किया है, ग्राम का विकास तो बहुत कम किया है। देखिए, मैं छात्र राजनीति में अभी भी कैंपस का छात्र हूँ। मैं छात्र राजनीति से ही मैंने कैंपस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। मैंने कोई अपना जेब भरने के लिए या पेट भरने के लिए कोई राजनीति नहीं चुनी है। मैं राजनीति में आया हूँ सेवा के भाव से। मैं आज भी देखता हूँ कि हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे परिवार वाले शिक्षा की कमी से, शिक्षकों की कमी से हमें घर से दूर बाहर भेज रहे हैं। वो कैसे भेज रहे हैं, कैसे पैसा ला रहे हैं, हमें खुद पता नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति संभव हो पाता है, जिन व्यक्तियों के पास जो मिडिल क्लास थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो अपने बच्चों को घर से बाहर तो पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन मुख्य लड़ाई क्या है, जिनके पास जो घर से दूर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, हमें उनके लिए लड़ाई लड़नी है। और मैं भी खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमें पता है कि हमारे पिताजी लोग हमें कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना मुश्किल होता है। अगर वही चीज़ अगर हमें अच्छी शिक्षा हमारे गांव में मिलती, हमें सारी चीज़ें सुविधाएं हमारे गांव में मिलती, तो हमें कभी गांव छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता। मुख्य चीज़ ये है कि मैं सेवा का भाव लेके आया हूँ और मैं गाँव की
सेवा करना चाहता हूँ और एक सेवक के रूप में हूँ। कोई अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, पूरी ग्राम सभा को एक अच्छी दिशा में बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आया। तो आपने सही कहा, आपके पीछे कोई किंग मेकर तो नहीं है जो आपको पीछे से पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसका आप समर्थन किसी और को दें, ऐसी धारणा भी है? नहीं, ऐसा अगर बिल्कुल जो बात जो फैली है तो ये बिल्कुल मैं इसका विरोध भी करता हूँ और ये बिल्कुल गलत भी है। और रही किंग मेकर की बात, तो देखिए मेन हमारा क्या होता है, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली का सपोर्ट है। और किंग मेकर असली चुनाव में होती है जनता, जो किंग मेकर होती है। अगर वो जिस जनता ने जिसको मन बना लिया है, जनता सिर्फ उसको चुनेगी और किंग मेकर का जो मुख्य भूमिका है वो जनता निभाती है। जी। तो आप राजनीति में तो आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फेस कि अपना खुद के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं या किसी अन्य के भरोसे आप चुनाव में उतरे भी हैं? देखिए, मैं पहली बात तो मैं ग्राम सभा रांची को विकास की ओर ले जाने के लिए, ग्राम सभा रांची को मूलभूत सुविधाओं के लिए और जो अन्य समस्याएं, उन समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूं। और मैं खुद के दम पे तो नहीं कहूँगा कि मैं खुद लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे चुनाव जो लड़ा रही है, मुझे असली जनता लड़ा रही है। क्योंकि मैं जनता के बीच रहा और सबका मानना भी था कि सब जो रिश्ते होते हैं वो सब कहते हैं रिश्ते क्या मतलब छोटे भाई या बेटा या जो भी है नाती, कि आप इस बार लड़ो, आपने अल्मोड़ा में एक अच्छा काम किया, हमने देखा है, आप यहाँ ग्राम सभा के लिए भी लड़ो। तो मेन जनता का है कि मुझे हर क्षेत्र से, हर जगह से मुझे आशीर्वाद आ रहे हैं, कॉल के माध्यम से वो सारी चीज़ें आ रही है, पूछ रहे, वो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल लड़ना है, हम आपके साथ हैं। तो जनता ही मेरी सारी किंग मेकर है और मैं जनता के भरोसे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। तो देखिए, हमारी बात तो 2025 साल चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे गांव में ना खड़ंचे मार्ग भी सुव्यवस्थित नहीं है, अच्छे से खड़ंचे मार्ग कहीं नहीं है। मोहल्लों को जोड़ने वाले खड़ंचे मार्ग की व्यवस्था बदहाल है, कहीं ना कहीं सीसी मार्ग तो दूर की बात है, वो सोचना तो अभी हमारे लिए बहुत दूर की बात है। अन्य ग्राम को देखें, सैकड़ी ग्राम को देखें, मैंने देखा था, भ्रमण किया, घूमने गया था, हर जगह सीसी कनेक्ट है, सीसी मार्ग से कनेक्ट है। तो हमारा ये ग्राम कब होगा इन अच्छी मार्गों से कनेक्ट है? देखिए, अगर जनता सचमुच विकास चाहती है, सचमुच हमारा ग्राम सभा रांची आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मौका आप अपने छोटे भाई या अपने जो भी आप कहें, जो भी समझे, अपना साथी, अपना दोस्त, भाई, कुछ भी समझे, मुझे यानी कि राहुल सिंह धामी को मौका दें। मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं प्रत्येक क्षेत्र में काम करूंगा और ये सारी चीज़ें तब संभव हो पाएंगी कि जब हम जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यनीति हैं, जो सारी चीज़ें हैं, हम वो जनता के बीच में जाकर जनता से पूछें, जनता के सामने सारी चीज़ें करेंगे, तब जाके होगा। अगर हम खुद का ही पेट पालने की और खुद को ही बड़ा करने की सोचे तो ये विकास कार्य बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये लोग लुभानी बातें हैं या वास्तविक धरातल पे ये बातें उतरेंगी तो ये देखने वाली बात है। तो आप ये बताइए कि हमारे गांव में ना पूर्व, मैं आपसे कह रहा था कि आप राहुल धामी जी, जो हमारे गांव में ना APL जो BPL धारक हैं, वास्तविक धारक हैं, उनको कहीं ना कहीं BPL का लाभ नहीं मिल रहा है। जो उच्च वर्ग हैं, जो सर्विस में है, उनको कहीं ना कहीं वो लाभ ले रहे हैं जो वास्तविक लाभ लेना चाहिए ग्रामीणों ने, जो वंचित बंदा है वो नहीं ले पा रहा है। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर यह सब कुछ है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जिसको ज़रूरत है और जो APL वाला है उसको APL होना चाहिए, जो BPL वाला है उसको BPL होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँ कि हमारी जागरूकता की ही कमी है। यह सब कुछ हो पाना, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो यह हमारी कमी है। देखिए, करने वाले भ्रष्टाचार हर जगह है। भ्रष्टाचार को अगर हम कहें तो हम 100% मिटा कभी भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उसको हम कम जरूर कर सकते हैं, उसमें हम प्रयास अवश्य करेंगे। अगर यह सारी चीज़ें भी हैं तो हम बिल्कुल उसकी एक सूची बनाएंगे, कौन APL में रहना चाहिए, कौन BPL में रहना चाहिए। यह सब जनता के सामने रहकर ये सारी चीज़ें होंगी और आने वाले समय में आपको इसका, आपने मेरे को अवगत कराया तो इसका असर आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो आपने सही प्रश्न का जवाब दिया। तो और एक प्रश्न आपसे चाहूँगा, जो हमारे गांव में ना आवास योजनाएं हैं चल रही थी जो सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं जो उसमें लाभार्थी है, वास्तविक लाभार्थी, उसको नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं देखा था कि एक मोहल्ले में घर टपक रहा है, पत्थर वाला घर है, तो वहाँ नहीं मिला है, जिसके बाद 2 घर हैं उनको घर मिल रहा है। तो उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये भी मैं काफ़ी जगह मैं भी घूमा हूँ, तो एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है उसको ये चीज़ें नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये हमारी लीडरशिप की ही कमी है। अगर मैं एक अपने आप को अच्छा नेता कहता हूँ या मैं अपने आप को नेता कहता हूँ, कि मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को वो आवास योजना दिलाना जिनको रियल में ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है और जिनको वास्तविक
तरीके में वास्तविक रूप से उनको आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता ही वही रहेगी कि हम उनकी सूची बनाएं, प्रत्येक वार्ड में उनकी सूची बनाएं, जो जिनको आवश्यकता है उनको हम आवासीय योजनाओं से लाभान्वित करें, और बाकी जो जिनको कम आवश्यकता है या जिनके पक्के मकान हैं तो वो उनको कुछ समय तक वो वेट कर सकते हैं, या उनको कोई ऐसी कोई दिक्कत भी आएगी नहीं। तो आपके क्षेत्र में या पूरे गांव में कहें तो जल की बहुत समस्या है, घर घर नल, घर घर जल जो चल रहा था योजनाएं, कहीं ना कहीं ठेकेदार की सांठगांठ कहें या ग्रामीणों का अभाव कहें जानकारी का, तो कहीं ना कहीं सभी मूल ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। तो उसको कैसे देखते हैं? ये 2024 तक ख़त्म होना था लेकिन ये बढ़ चुका है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे कोई भी योजनाएं हो, चाहे ग्राम सभा में कोई भी योजनाएं होती हैं, तो अगर एक हमारा लीडरशिप, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई भी वार्ड मेंबर हो, मुख्य जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर आप कहते हैं कि ग्रामवासियों की अगर हम कहें तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि सब अपने रोज़गार में व्यस्त रहते हैं, वो सुबह जाते हैं शाम तक आते हैं, उनको इतना समय भी नहीं मिल पाता है। अगर ग्रामवासियों का काम होता है कि एक अच्छा लीडर चुनें, आप हम सभी लोग बिना किसी क्षेत्रवाद से दूर रहकर, पार्टीवाद से दूर रहकर, परिवारवाद से दूर रहकर, पैसों से दूर रहकर, दारू से दूर रहकर, हर एक चीज़ों से दूर रहकर अगर हम एक अच्छा नेता चुनते हैं तो हम उससे सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है और ये चीज़ कब होगी। लेकिन अगर हम अपना वोट अगर हम बेच देते हैं, हम बिक जाते हैं, फिर हम वोट करते हैं, तो आने वाले 5 साल तक हम किसी भी नेता से हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, अगर हम अपना वोट देते हैं बिना किसी बिके हुए एक अच्छा नेता चुनते हैं तो हम उसके सवाल भी कर सकते हैं। नेता को बनाने वाली जनता है, नेता को बैठाने वाली जनता है। जनता तब मजबूत होगी जब वो अपना वोट नहीं बेचेगी, और वोट नहीं बेचेगी, वह नेता से सवाल करेगी, तो नेता या कोई भी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, वो अपना काम बहुत अच्छे से बखूबी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी धारणा है कि आपके क्षेत्र से ना बहुत प्रत्याशी मैदान में है, तो अब तालमेल का अभाव देखा जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके विरोध वो में चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो आपसे कहते थे कि आप अच्छे युवा हैं, अच्छा नेतृत्व करते हैं, तो अब वो आखिरी टाइम में आपको चकमा देकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें हर किसी का हर किसी की कोई भी चाहे कोई भी उम्मीदवार हो अपनी उम्मीदवारी कर सकता है, अपनी दावेदारी कर सकता है, हर कोई सक्षम है। जी। तो उसमें हम किसी से ऐसा कह तो नहीं सकते कि आप ये सब चीज़ करिए, ये सब चीज़ करिए। लेकिन अगर मैं जनता की बात करूं तो जनता का मेरे को काफ़ी अच्छा प्यार है, काफ़ी अच्छा मेरे को आशीर्वाद मिला है। मैं डेली घूम रहा हूँ, मैं हर जगह घूम रहा हूँ, तो हर जगह से मेरे को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है कि यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है घर में, आप खाली अपना चुनाव चिन्ह बता देते हैं, हम आपको विजय बना देते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी देखिए, लोकतंत्र है, हर कोई लड़ सकता है, इसमें हम पर्सनली मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जनता का प्यार भरपूर मुझे हर एक क्षेत्र से मिलता है। तो रांची के अंदर जो किंग मेकर है ना, चुनाव के जो हमारी पंचायत चुनाव को सेट करते हैं, जो बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि किंग मेकर जो होते हैं या चुनाव को बिगाड़ने और सही करने वाली बात है कि वो होते हैं मेन चीज़। अगर आप पैसों में बिक रहे हैं या कुछ चीज़ों में बिक जा रहे हैं, तो आप 5 साल के लिए आप मानिए कि आप विकास से और दूर भाग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए भी बुरा है, आने वाले हमारे भविष्य के लिए भी बुरा है, आने वाले आप जो हम जनता है उनके बच्चों के लिए भी बुरा है। क्योंकि देखिए, सब लोग अपना पेट के लिए करेंगे, अपना पैसा कमाने में व्यस्त हो जाएंगे, अपनी चीज़ों के लिए व्यस्त हो जाएंगे, अपना काम करेंगे। जनता में विकास के काम के लिए कोई भी आगे नहीं लड़ेगा, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। अगर आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, रांची का उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे क्या कहते हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, और भी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में हो, तो आप इन सब चीज़ों से दूसरों के बहकावे में ना आए। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, दूसरों के बहकाव में कुछ लुभावनी चीज़ों से दूर रहकर आप अपना वोट करें। आप एक अच्छा लीडर चुनें जो आपकी बात और आपके साथ हमेशा खड़े रहें। तो आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जैसे ना महिला पुरुष सभी समुदाय को एक साथ लेकर कैसे विकास सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वंचित वर्ग छूट जाते कहीं ना कहीं, तो उसको कैसे देखेंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही दिया है कि मैं अगर खुद को युवा कहता हूँ या मैं खुद को शिक्षित कहता हूँ, तब मैं अगर उसके बाद भी मैं क्षेत्रवाद करता हूँ, जातिवाद करता हूँ,
और भी चीज़ें करता हूँ। तो मैं ना तो शिक्षित हूँ ना मैं युवा हूँ। देखिए, मैं खुद को युवा कहता हूँ, शिक्षित कहता हूँ। तो मैं समाज के हर एक तबके को, चाहे वो किसी भी जाति से लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मेरी भी जो प्राथमिकता रहेगी और मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं हर समाज के हर एक तबके को आगे लेकर उनके बीच बैठूं, उनकी बातें सुनूं, उनसे राय लूं, उनकी समस्याएं सुनूं और तब जाके कार्य करूं। अब क्या है ना, पंचायती चुनाव का मोड़ है, तो कहीं ना कहीं हमारे दरवाजे पे नेताजी हाथ जोड़ते हुए आएंगे। बाद में हमें उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे देखते हैं? आप भी एक छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपका काम भी शहरों की तरफ ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो सोचते हैं कि ये बंदा तो धरातल में रहेगा नहीं, तो इस पर विश्वास कैसे जताएं? देखिए, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना अल्मोड़ा में, मुझे पता था कि आने वाले समय में मैं ग्राम सभा रांची में नेतृत्व करूंगा। मुझे पहले से ही ग्राम सभा लोगों की जनता का बहुत प्यार मिल रहा था, मुझसे कह रहे थे। मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष बना, मुझे जिम्मेदारी मिली, तो मैं 1 से लेकर 1.5 साल तक मैं अपने घर तक भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे एक परिसर में छात्र छात्राओं ने जिम्मेदारी सौंपी थी, एक भरोसा जताया था कि हाँ, ये वहाँ भी सेम यही हालत थी कि छात्र नेता आते हैं, बनते हैं, उसके बाद परिसर से गायब हो जाते हैं। वहाँ भी यही धारणा थी। मुझे विश्वास से जिताया था, मैं जीता था। और मैं 1.5 साल तक, और अभी 2 साल होने वाले, मैं 2 साल तक परिसर से मैं बिल्कुल भी हिला नहीं। मैं अपने घर तक नहीं आया, मैं अपनी ग्राम सभा में भी नहीं आया। मैंने परिसर के लोगों ने मेरा भरोसा किया था, तो मैं उनके भरोसे में खड़ा भी उतरा हूँ। और ऐसे ही अगर जनता, ग्राम सभा रांची की जनता मुझे भरोसा करती है, तो मेरा परिसर का कार्य अब पूरा हो चुका है। मैंने सारी चीज़ें की है। मैं आने वाले समय में अपनी जननी जन्मभूमि को दूंगा, और मैं इसकी समस्याओं को लेकर या हर एक चीज़ के लिए मैं हमेशा खड़े रहूँगा। तो नमस्कार मित्रों, राहुल धामी जी ने अच्छा इंटरव्यू दिया। अब मान्य जनता क्या सोचती है वो देखने वाली बात है। तो हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से अंत में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप रांची का अच्छा भविष्य देखते हैं तो एक भरोसा आप मुझ पर करिए। उसके बाद आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। आप किताब के आगे मुहर लगाइए और राहुल सिंह धामी को विजयी बनाइए। वादा है आपसे, आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। धन्यवाद।